नमस्कार, मैं हूं उदय प्रताप सिंह। आप जुड़ रहे हैं हमारे संग इस खास इंटरव्यू में। हैं हम आ रहे हैं लाइव बरेली उत्तर प्रदेश से और हम उस कॉलेज में आज खड़े हैं जिसकी स्थापना 180 साल पहले हुई थी। हमारे संग जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान, उत्तर प्रदेश राजनीति में सक्रिय, बीजेपी यूपी के सह प्रभारी और उत्तर प्रदेश और केंद्र में मंत्री सूचना और प्रसारण के अनुराग ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। धन्यवाद। जैसे मैंने कहा कि ये जो कॉलेज है इसकी स्थापना जो है 180 साल पहले हुई थी, मगर आपका जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में वो 180 नहीं है, 280 नहीं है, 380 के करीब है शायद। देखिए, कॉलेज की स्थापना तो हुई बरेली कॉलेज की 1837 में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले इस कॉलेज ने शिक्षा के क्षेत्र में भूमिका निभाई। तो स्वतंत्रता संग्राम में बरेली ने बहुत बड़ी और यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और अब विकास की जो योजनाएं हैं, जो एक नया संग्राम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, उसमें भी बरेली के लोग बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे जी। और मेरा मानना है पिछली बार भी 300 पार किया था, एक बार फिर ट्रिपल सेंचुरी लगा कर दिखाएंगे। क्योंकि आपने इतिहास का जिक्र किया, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी राज्यसभा में संबोधन दिया था। उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी को और काफी ऐसे विपक्ष दल जिनको लगता है कि इतिहास जो है 1947 के बाद शुरू हुआ है, क्या ये आपको लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है? देखिए, कुछ लोग तो इतिहास को केवल एक परिवार तक ही सीमित करना चाहते थे, चंद गिने चुने लोगों तक। सच्चाई ये है, स्वतंत्रता संग्राम में लाखों लाखों ऐसे युवाओं ने, महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई है, जिसके कारण हमें स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली। लेकिन उस सच्चाई से दूर रखने का काम बड़े संयोजित ढंग से साथ इस देश में किया गया। लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव हम आज मना रहे हैं। अमृत काल में आजादी से 75 साल मनाने से लेकर 100 साल की जो हमारी यात्रा है, यानी कि अगले 25 वर्ष होंगे, इसके अंदर देश क्या दिशा ले, कहां तक पहुंचे, इसकी हमने एक नींव रखी है। और मैं कह सकता हूं, हम अगले 25 सालों में भारत को वहां पहुंचाएंगे जहां कहीं देखने का सपना स्वामी विवेकानंद जी का था और उन स्वतंत्रता संग्राम करने वाले हमारे उन सभी लोगों का था जो भारत को उस स्थान पर देखना चाहते थे, वहां पहुंचाएंगे। बरेली कॉलेज में सिर्फ बरेली के ही नहीं, हम अगर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के छात्र पढ़ने आते हैं, युवा पढ़ने आते हैं, आप खुद युवा हो, उत्तर प्रदेश का युवा किस आधार पे वोट देगा? युवा के मन में इस वक्त, अनुराग जी, क्योंकि आप युवा का मन टटोल रहे हैं यूपी में, क्या चल रहा है? आप देखिए, देश की सुरक्षा की कभी बात करें, युवा सबसे आगे बढ़कर आता है। जब उत्तर प्रदेश की सुरक्षा की बात करते तब भी युवा सबसे आगे आता है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, माफिया राज मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश, हमने कहने की बात की थी। 5 सालों में उस दिशा में काम किया है। आगे और दृढ़ता के साथ गुंडा राज, माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अपराध कम हुए तो निवेश ज्यादा आया, निवेश ज्यादा हुआ तो रोजगार स्वरोजगार के अवसर ज्यादा बढ़े। 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश पिछले 5 वर्षों में आया है और अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश लाएंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से 1,47,000 करोड़ के निर्यात हुआ, 25 लाख लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले और अगले 5 वर्षों में हम निर्यात भी दुगना करेंगे और स्वरोजगार के अवसर भी दुगने करने जा रहे हैं। अपराधियों की आपने बात की तो मैं आपसे एक बयान पे जरूर प्रतिक्रिया चाहूंगा। हाल ही में अखिलेश यादव रामपुर में थे, उन्होंने रामपुर में बयान दिया कि अगर आजम खान जेल के बाहर होते तो ये एक अलग चुनाव होता। अलग उनका कहने का मतलब क्या है, इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सही कहा अखिलेश जी ने। दूसरा चरण आते आते आजम खान याद आ गए, क्योंकि आजम खान बाहर होते तो बूथ कैप्चरिंग होती, मतदाताओं को धमकाया जाता, घरों पर रहने के लिए मजबूर किया जाता। जो अधिकारी आए मतदान कराने के लिए उनको भी डराने धमकाने का काम होता। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने शांतिपूर्वक तरीके से जैसा पहले चरण में वोट किया, वो अखिलेश जी को हजम नहीं हुआ। ये छटपटाहट है, घबराहट है उनकी। दूसरे चरण में आजम खान याद आए, 5वें 6ठे चरण में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी याद आ जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन अपराधियों को कभी वापस नहीं आने देगी। मुक्ति चाहती है, माफिया की सफाई की है हमने और माफिया को माफ नहीं किया है। इनकी रहनुमाई में सपा की अपराधी और माफियाओं को बल मिलता था, संरक्षण मिलता था। इसलिए उन्नाव में समाजवादी पार्टी के नेता एक दलित की बेटी को उठा ले जाते हैं, उसका कई दिनों तक पता नहीं चलता है।
अंत में उसकी लाश मिलती है, वो भी दबाई हुई। जब उसकी मां फरियाद लेकर जाती है अखिलेश जी के पास तो सुनवाई नहीं होती। अखिलेश जी की सरकार में ना सुनवाई होती थी ना कार्रवाई। आज कार्रवाई तो वो कर नहीं सकते, लेकिन सुनवाई तक नहीं की। सुनवाई की होती तो एक मां की बच्ची बच जाती। केवल एक फोन उनको अपने नेता को करना था, उसकी बेटी बच गई होती, लेकिन अखिलेश जी ने वो नहीं किया। मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, मैं कल ही रामपुर में था, वो भी रामपुर में थे। मैंने उनसे बातचीत की थी, उन्नाव के घटना के बारे में भी मैंने उनकी प्रतिक्रिया ली। उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे, ये हाँ जघन्य अपराध है, मगर सपा का कोई कनेक्शन नहीं है। भाजपा को सिर्फ सपा का कनेक्शन दिखता है, इसमें भी, इत्तर चोरी में भी। और वो कह रहे थे कि पुलिस जो है इतने महीनों तक क्या कर रही थी। देखिए, अखिलेश जी की सरकार के समय मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता था। इनके नेताओं ने पहली बार नहीं किया। गायत्री प्रजापति जैसे मैंने कई नाम गिना सकता हूं जहां पर उन लोगों ने यही काम किए हैं। महिलाएं इसलिए घबराती थी, 7 बजे से पहले घर में छिप जाती थी। आज रात के 12 भी बज रहे हो तब भी खुले में जाकर महिला सड़क पर जा सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और पुलिस ने कार्रवाई की, तभी लाश मिल पाई है, तभी अपराधी गिरफ्तार हुआ है। सपा की सरकार होती तो ये अखिलेश जी की बगल में बैठा होता, पुलिस कुछ ना कर पाती। जी, आप दंगों के बारे में भी बात कर रहे हैं, आजम खान के जो अपराधी छवि के लोग हैं उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। आपका एक बयान भी काफी चर्चाओं में था, क्योंकि आप केंद्र के खेल मंत्री भी हैं, कि हम दंगा करवाते हैं, हम दंगल करवाते हैं, वो दंगा करवाते हैं। ये बयान आपने क्यों दिया, और उत्तर प्रदेश के का जो राजनीतिक दृष्टिकोण से ये क्यों सही है? ये पूरी तरह चिपकता है अखिलेश यादव जी के ऊपर। हर चौथे दिन दंगे होते थे। मुजफ्फरनगर से मऊ तक मौतों की ही खबरें सुनने को मिलती थी। पिछले 5 साल में योगी राज में एक भी दंगा नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा था अखिलेश सरकार में दंगे होते हैं, योगी सरकार में दंगल होते हैं। कुश्तियों को बढ़ावा मिलता है, खेलों को बढ़ावा मिलता है, ओलंपियंस को सम्मानित किया जाता है, खेल यूनिवर्सिटी बनाने का हम काम करते हैं। हम नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जैसे मणिपुर में बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश अपनी खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में बना रही है। खेलों का सामान भी और खेलों का विश्वविद्यालय भी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की हर पंचायत में जिम और खेल मैदान हम बना कर देंगे। हमने वायदा किया है, खिलाड़ियों को मुफ्त किट और उनको महीने की पगार भी देंगे। पगार मीन्स की उनको स्टाइपेंड भी देंगे। वो कहते हैं कि हम भी युवा हैं। अखिलेश जी ने इस बार गठबंधन एक और युवा नेता के संग किया है, जयंत चौधरी जी। वो कहते हैं हम युवा हैं, युवाएं हम हमारे साथ है। तो इन युवा लड़कों के बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जयंत चौधरी जी तो अपना वोट डालने भी नहीं गए, क्योंकि उनको भी लगता था कहीं सपा के कैंडिडेट को वोट दे दिया तो फिर अपराध ना आ जाए। क्योंकि छोटे चौधरी साहब यानी कि स्वर्गीय अजीत सिंह जी कहते थे, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उसमें सबसे बड़ा गुंडा। तो आप कल्पना कीजिए, जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर के दंगे करवाए, क्या छोटे चौधरी साहब उनको मंजूर कर लेते? जी। या अभी जब मऊ की और अखिलेश जी जाएंगे तो उनको साफ तौर पे पता चलेगा कि झाड़ियों में जो बाल्टी दूध की मिली थी और दूध बिखरा पड़ा था सब तरफ, जिन लोगों को मारा गया था, किस समाज के लोग थे? मुख्तार अंसारी ने जिनके लिए कत्ल करवाए थे। मऊ के लोग नहीं भूले हैं, ना उस समाज के लोग भूले हैं। वो ये कह रहे हैं कि दंगे जो हैं, पलायन जो है, मंदिर का विषय मुद्दा नहीं है, असली मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो फिर ये अखिलेश जी क्यों कहते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख तो दूर छोड़ी, हमने शिलान्यास भी कर दिया, उद्घाटन भी भव्य राम मंदिर का करके दिखाएंगे। और मैं कहना चाहता हूं, भाजपा ने करके दिखाया है, भाजपा फिर करके दिखाएगी। जो हमने घोषणा पत्र में कहा था वो करके दिया है, संकल्प लिया था, संकल्प को सिद्ध करके दिखाया है। आगे भी हमने कहा है कि 43 लाख लोगों को पक्के मकान बना कर दिए। अब हर गरीब को, वंचित को, पिछड़े को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को और अन्य गरीब को पक्के मकान बना कर देंगे। आवासीय पट्टी भी देंगे और बिजली और पानी का मुफ्त कनेक्शन देंगे। इसमें क्या है? हमारा चुनाव होता है गरीब कल्याण के मुद्दों पर, विकास के मुद्दे पर और सुरक्षा के मुद्दे पर। इनका चुनाव होता है तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण। हमारे लिए गरीब कल्याण, विकास और सुरक्षा यही मुद्दे हैं।
आप भी महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, मगर प्रियंका गांधी जी भी बात करती हैं। वो कहती हैं कि मैं लड़की हूं और उत्तर प्रदेश की लड़कियां लड़ सकती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की लड़कियां उनके पोस्टर से, जो पोस्टर गलती सब छोड़ के जा रही। कोई कहती है प्रियंका जी के यहाँ पर पैसे मांगकर टिकट दी जाती है, गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगते हैं। और जब उन्नाव में दलित की बेटी का अपहरण और हत्या कर दी जाती है और समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं, गिरफ्तारी होती है, प्रियंका जी का एक शब्द अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं निकलता है। ये दोहरा चेहरा कांग्रेस का, भ्रष्ट भी और तुष्टिकरण की राजनीति भी, ये स्पष्ट दिखाती है कि कांग्रेस का पतन क्यों हो रहा है। अखिलेश जी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारती हैं और अखिलेश जी मुख्तार अंसारी के खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते हैं। ये मिली भगत मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद से लेकर अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी, नाहिद हसन और अब्दुल्ला आजम और आजम खान तक जाती है। ये लोग केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, हिजाब के मुद्दे को लेकर आते हैं, नया नया प्रयोग करते हैं, बेटियों को खूंटे के साथ बांध कर रखना चाहते हैं ताकि बेटी पढ़ने ना जा पाए। कभी ट्रिपल तलाक, कभी शादी की उम्र के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। आज मुसलमानों की बेटियां, बहू सब खुश हैं। मौलाना साहब की बहू ने ही लड़ा, निदा हसन, और क्या हुआ? आज महिलाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, ट्रिपल तलाक से निजात पाई, शादी की उम्र बड़ी है और कोई मना नहीं करता साहब, हिजाब आप जहां मर्जी पहन के जाइए। लेकिन संविधान शिक्षण संस्थाओं को यह अधिकार देता है कि यूनिफॉर्म आपको तय करनी, यूनिफॉर्म कोड, तो उसमें किसी को क्या? विपक्ष ये क्यों कहता है कि बीजेपी वो पार्टी है जो ध्रुवीकरण करती है, बीजेपी वो पार्टी है जो अल्पसंख्यकों के मन में भय पैदा करती है? क्योंकि हम लोग सभी के लिए एक समान सोचते हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करोगे, इससे क्या होगा? महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेंगे, सबसे बड़ा लाभ महिला को मिलता है। क्या देश में एक संविधान, एक विधान, एक जैसे एक विधान एक निशान एक प्रधान, यही होना चाहिए? कांग्रेस ने तो कश्मीर में अलग कर दिया था। हम देश में एक बराबर की बात करते हैं, गरीबों के लिए रोजगार लाते हैं, कोई भी योजना लाते हैं तो ये नहीं देखते हिंदू है कि मुसलमान है, अगर उसका हकदार है तो उसको मिलना चाहिए। लंबी लंबी कतारें लगती थी बहनों की रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए, बुर्के पहन के पक्के मकानों में देखिए जाकर। किसी ने पूछा कि आप किस धर्म से हो? नहीं पूछा है। पहले चरण में पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहले चरण का मतदान जो है कैसा गया है? आपके सर्वेज जो हैं वो क्या कह रहे हैं फर्स्ट फेज के बाद? पहले चरण में पिछली बार भी 2017 में 58 में से 52 सीटें हमने जीती थी और 300 पार पूरे प्रदेश में किया था। इस बार फिर शानदार शुरुआत हुई है, कमल खिलना शुरू हुआ है। कैराना से काशी तक कमल ही खिलेगा, यहाँ की लहर वहां तक सुनामी बनकर जाएगी। जाटलैंड में भी मामला ठीक है? हमने बहुत सारा किसानों के लिए किया। पहले बिजली का बिल आधा माफ किया, 1.5 गुना ज्यादा कीमत दी, हमने दुगनी खरीद की एमएसपी पर, और अब तो बिजली का बिल पूरा माफ सिंचाई के लिए करेंगे। 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करेंगे, लेट पेमेंट होगी तो उसका ब्याज का भुगतान भी करवा कर देंगे। दो और सवाल मैं आपसे करूंगा क्योंकि वक्त जो है वो कम है। अनुराग जी लगातार प्रचार कर रहे हैं, ना कि बरेली में जैसे मैं आपको बता रहा था, मगर पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे जरूर पूछूंगा योगी जी पे भी। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा यूपी प्लस योगी इक्वल्स टू उपयोगी। इस बार योगी जी मैदान में आ गए हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने तय किया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और गोरखपुर शहर से लड़ना चाहिए। पार्टी की रणनीति क्या थी इस फैसले के पीछे? योगी जी गोरखपुर से 5 बार के सांसद रहे, 5 साल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक कोई नहीं लगा पाया। अपने दृढ़ निश्चय, अपनी मेहनत और लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं और गोरखपुर से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, इसलिए कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। वहां के लोग भर भर के कमल का बटन दबाएंगे। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, योगी जी लड़ रहे हैं तो अखिलेश जी को रामपुर में आके आजम खान याद आ रहे हैं। आजम खान इसलिए याद आ रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग करने वाले चाहिए, मतदाताओं को दबाने वाले चाहिए, डराने वाले चाहिए, अधिकारियों को दबाव बनाने वाले चाहिए, इसलिए आजम खान याद आ रहे हैं। ये घबराहट, छटपटाहट, बौखलाहट ये अखिलेश जी की इसीलिए है कि पहले चरण में भारी मतदान भाजपा के पक्ष में हुआ है और अखिलेश जी को ये लगता है कि अगर ये कुछ बदल पाएंगे
तो मैं यही कहूंगा, आप सोचते रहिए। दूसरे चरण में आजम खान याद आ गया, ये योगी जी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। 5वें 6ठे चरण तक आपको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी याद आने शुरू हो जाएंगे। मैं वही आपसे पूछने वाला था कि क्या उत्तर प्रदेश में मोदी जी की लहर है या योगी जी की लहर है? मोदी वेव के बारे में हमने बहुत चर्चा की है, क्योंकि दिखा है, हमें मीडिया में दिखा है, विश्लेषकों को दिखा है, एनालिस्ट को दिखा है, मगर योगी जी का भी वेव है यूपी में। मोदी जी योगी जी एक सिक्के के दो पहलू हैं। डबल इंजन की सरकार है, दोनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का प्रयास किया है, विकास की नई रफ्तार दी है। इसीलिए 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था से देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में नंबर 1 राज्य बनने की इच्छा रखता है, और हम करके दिखाएंगे सबसे गंभीरता के साथ। और केंद्र की योजनाओं को लागू करने में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया है जी। और आपने मैनिफेस्टो भी रिलीज किया हाल ही में, आप भी उस फंक्शन में शिरकत थे, आपने भी शिरकत दिया उस फंक्शन पे। मैनिफेस्टो के मुख्य मुद्दे क्या हैं जो आपने जैसे कहा, जो कहा था वो कर दिया है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे? क्या आपको लगता है मैनिफेस्टो से भी लोग प्रभावित होंगे? निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए, वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, निराश्रित महिला के लिए 1500 रुपये महीने की पेंशन, सपा के समय 300 मिलती थी, हम 1500 करेंगे, 1000 हमने पहले कर दी है। इसके अलावा महिलाओं के लिए 3000 पुलिस थाने, वहां पे पिंक स्टेशन बनाएंगे, हर बाजार में पिंक टॉयलेट बनाएंगे, 5000 करोड़ रुपए की लागत से 50 लाख महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप का सदस्य बनाएंगे। और फिर उन बहनों को, 1 करोड़ से ज्यादा बहनों को हम लोग 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड देने की सुविधा करेंगे। 2 मुफ्त गैस सिलेंडर होली और दीपावली वाले दिन देंगे। 60 साल से ज्यादा की उम्र की बहनों को मुफ्त बस सेवा देंगे। मेधावी छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी भी देंगे। और इस तरह से महिलाओं के बहुत कुछ हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 50,000 हम देते थे, अब 1 लाख रुपया देंगे। कन्या सुमंगला योजना में 15,000 देते थे, 25,000 देंगे। वहीं किसानों को मुफ्त में सिंचाई के लिए बिजली देंगे और 14 दिन के अंदर गन्ना की भुगतान करेंगे। ब्याज की पेमेंट भी मिल वालों से दिलाकर करेंगे। 1000 करोड़ रुपए की लागत से भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाएंगे। आलू, प्याज, टमाटर की स्थिरता आए दाम की वो करके देंगे। 5000 करोड़ से चीनी मिलों का नवीनीकरण करेंगे और 25,000 करोड़ की लागत से एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से किसान के खेत खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट, स्मार्टफोन और युवाओं को हर घर से कम परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिलाएंगे। यही नहीं, सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम करेंगे और बढ़ाने का काम करेंगे। सरकारी स्कूलों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत स्मार्ट क्लासरूम्स, बेंच और ये सब लगाने की व्यवस्था करेंगे। हर मंडल स्तर पे जो जहां जहां अभी भी रह गए हैं वहां पर हम लोग शिक्षा के बड़े विश्वविद्यालय बनाकर देंगे। 2 डिजिटल यूनिवर्सिटीज बनाकर देंगे। पहले उत्तर प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 59 मेडिकल कॉलेज कर दिए हैं। अब हर जिले में अत्याधुनिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भी करेंगे। हर गरीब को 5 लाख का इलाज मुफ्त में और 10,000 करोड़ रुपए की लागत से हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ करेंगे। और 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सर्जिकल और मेडिकल पार्क बनाएंगे जहां पर लाखों लोगों को रोजगार मिले। 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हम यहां पर बना रहे हैं। इसके साथ साथ हर एक्सप्रेसवे के किनारे हम लोग औद्योगिक पार्क बनाएंगे ताकि लाखों युवाओं को रोजगार मिल सके। मैं लंबी लिस्ट पढ़ सकता हूं, लेकिन यही कहूंगा, भाजपा ने करके दिखाया था, भाजपा फिर कर दिखाएगी। इस वजह से शायद अनुराग ठाकुर जी की मांग होती है हर क्षेत्र में, हर जिले में, कि ये आए, प्रचार करें, क्योंकि वो इतने विस्तार से बता रहे हैं योजनाओं के बारे में, मगर इतनी स्पष्टता से बता रहे हैं, और इस वजह से शायद मांग उठती है और आप जाते भी हैं हर क्षेत्र में। आखिर में यूपी के बारे में तो आपने विस्तार से बता दिया, मगर बाकी 4 राज्यों में भी मामला ठीक है? निश्चित तौर पर गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हम फिर अपनी सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। और पंजाब में भी पहले से बेहतर और शानदार प्रदर्शन एनडीए करके दिखाएगी। शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। कैमरा पर्सन सेतु माधवन के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स, बरेली।